जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आरबीआई गवर्नर ने कुछ दिन पहले ऐसा कहा कि हम इकोनॉमी का सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले हैं, और उसके चलते कुछ करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले, टाइम पास कॉलमनिस्ट, वो सब मौज में आ गए और पूरा दिन इसकी पीएचडी कर रहे हैं। अब वैसे एक लाइन में बताना तो सिर्फ बात ऐसी है कि लोन के इंटरेस्ट रेट इतने महंगे भी हम नहीं करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा गिर जाए, कि जैसे स्पाइडरमैन जंप मारने गया और उसकी टांग टूट गई। ऐसा हार्ड लैंडिंग नहीं करवाएंगे। लैंडिंग मतलब जो प्लेन नीचे उतरता है या कोई आदमी ऊपर से कूद के नीचे जो आता है ज़मीन पे, हार्ड लैंडिंग नहीं करवाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ द मैटर। अब इसको समझते हैं। वैसे देखिए, इकोनॉमी में प्रीलिम्स के लिए कितना तैयार करना चाहिए। एनसीईआरटी तमिलनाडु क्लास 11-12 टेक्स्ट बुक उतनी हमें समझ होनी चाहिए। बजट में कुछ आया, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आया, या न्यूज़पेपर में बार बार कोई चीज़ पूरा साल हेडलाइन ग्रैब करते रहती हो, जैसे जीएसटी के प्रॉब्लम्स या फीजल डेफिसिट के प्रॉब्लम्स या ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी एक्सचेंज रेट के प्रॉब्लम्स, तो पता होना चाहिए हर छोटी चीज़। अब आरबीआई गवर्नर तो 25 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स इधर उधर बोल देंगे तो वो अपने आप सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, सिवाय कि फिर इकोनॉमिक सर्वे अगले साल उसका कुछ बोल दे। तो इकोनॉमी इतनी हद तक आप तैयार करेंगे तो आपको सुविधा होगी। यू कैन टेक मोर ट्रबल बट इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर सिलेक्शन चांसेस इन अ बिगर मैनर। क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है इकोनॉमी के, वो चाहता है कि जो सिटी के बच्चे हों, 24/7 करंट अफेयर्स इंटरनेट सब देख रहे हैं, और सामने छोटे गांव शहर के बच्चे हों, दोनों को ही लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, ऐसे इकोनॉमी के वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन वो ऐसे इजी टू मीडियम लेवल में होते हैं। ऑफकोर्स कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, कि मान लीजिए ये 100 क्वेश्चन की प्रीलिम पेपर 1 का ये पेड़ है, तो उसमें इजी क्वेश्चन 25 to 30 होंगे। मतलब मैं सबका कंबाइन बोल रहा हूँ, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब कुछ। 30-35 मीडियम क्वालिटी के, मीडियम डिफ़िकल्टी के होते हैं। और कट ऑफ लाइन कितनी है? 2015 से 21 तक हम देखें, और अगर आप कोई भी जवाब रॉन्ग ना टिक करें, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन टिक करोगे तो नेगेटिव मार्क में कट जाएगा, देन अराउंड 44 to 54 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लें तो कट ऑफ को आप क्लियर करके प्रीलिम्स टू मेंस में जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये कॉम्बिनेशन में आपको करीब 60 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। ऑफकोर्स थोड़े टफ लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कुछ आप 50-50 एलिमिनेशन से करेंगे, लेकिन ऐसे हाई हैंगिंग फ्रूट्स को पिकअप करने के चक्कर में 80% ऑफ द टाइम उसी में आप लगा रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, तो मतलब इकोनॉमी हमें कितनी तैयार करनी है, इतनी तैयार करनी है। ऑफकोर्स उसके ऊपर भी वो पूछेगा, तो वो इधर वाले फल हैं, उसको तोड़ने में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सो दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। तो ये जितने वो टर्म्स आरबीआई गवर्नर या न्यूज़पेपर यूज़ करे, तो हमें उसका इन्वेस्टोपीडिया बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए, मुझे थोड़े पेज भी चाहिए, तो मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मुझे ये काम का नहीं लगता, सिवाय के अगला इकोनॉमिक सर्वे इसकी बहुत बढ़ चढ़ के बात करें। सो विद दैट डिस्क्लेमर लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग को समझने के लिए, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ सिंगल ईयर। एक साल में भारत देश में वस्तु और सेवा का जितना उत्पादन हो, उसके कुल अंतिम मूल्य को कहते हैं जीडीपी। अब ऐसा करते करते मान लीजिए 2018 में 139 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ हो गुड्स एंड सर्विसेज का। 2019 में 146 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ हो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये 139 के मुकाबले 146 कितना बड़ा है? वो तो सिंपल आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस निकालते ऐसा करो। हाँ, तो 146 माइनस 139 डिवाइडेड बाय 139 टाइम्स 100, तो जो जवाब आए कितना, 4 to 5% आएगा। तो हम कहेंगे एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2019 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2018 हैज़ बीन 4 to 5%। आर्थिक वृद्धि दर या जीडीपी वृद्धि दर 4 से 5% रहा था। अब आप चाहते हैं कि ये जीडीपी ग्रोथ और अच्छा हो जाए, 9% हो जाए, 10% हो जाए। सो हाउ कैन वी इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ रेट फर्दर? कैसे इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? इसका एक तरीका हो सकता है कि आप लोन सस्ते कर दो। सस्ते लोन हो जाएंगे तो लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे तो ये टाटा, मारुति सब कार का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और हम जानते हैं कि जो भी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे तो वो जीडीपी को इंक्रीज़ करता है। एडिशनली वो ज़्यादा कार्स बनेंगे तो वहाँ वर्कर्स को काम मिलेगा, उनको ओवर टाइम मिलेगा, तो वो भी जाके फिर डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस विमल गुटखा खाएँ या कुछ खाएँ, काजू बादाम खाएँ, तो उन सारी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अब काजू बादाम का भी प्रोडक्शन बढ़े तो एग्रीकल्चर का जीडीपी इंक्रीज़ हुआ, विमल गुटखा तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हुआ।
या प्रोसेस फूड का इंक्रीज़ हुआ, वट, तो कुल मिलाकर वो सब जीडीपी को ही इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि सस्ते लोन जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लोन सस्ते कर देंगे तो जीडीपी ग्रोथ जंप मार के ऊपर चला जाएगा, स्पाइडरमैन की तरह। और ऐसा ही कुछ कोरोना में और उससे पहले भी आरबीआई करने की कोशिश कर रही थी। 2019 में भी इकोनॉमी मंदी में ही चल रही थी, तो उसको रिवाइव करने के लिए आरबीआई लोन दर सस्ते कर रहा था। तो रेपो रेट जो 6% था 540 किया, 515 किया। फिर कोरोना आया तो उसको और कम करके 4% के आसपास कर दिया। सो ओनली ऑब्जर्व दिस ब्लू कलर्ड बार्स। वो क्या दिखा रहा है? आरबीआई रेपो रेट को कम करवा रहा है। रेपो रेट आप जानते हैं कि आरबीआई अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है, सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखवाता है, उस चीज़ को हम, और उस पर जितना ब्याज चार्ज करता है उस ब्याज दर को हम कहते हैं रेपो रेट। इट इज़ द रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट चार्ज ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन बाय आरबीआई टू इट्स क्लाइंट्स वाइल टेकिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल्स। हाँ, तो लोन सस्ते होंगे तो नीचे लोन सस्ते होंगे। अब आप कहें नहीं ये कैसे हो सकता है, रेपो रेट तो आरबीआई ने चेंज किया ना, तो बाज़ार में लोन कैसे सस्ता होगा? वो ऐसे सस्ता होगा कि देर इज़ एन एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम। वो फार्मूला ऐसी है कि हर एक बैंक ने एक एक्सटर्नल बेंचमार्क पसंद करना होगा, जैसे रेपो रेट। फिर वो उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। मान लीजिए रेपो रेट इज़ 4%, उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें मान लीजिए 1%, प्लस रिस्क प्रीमियम। मतलब जोखिम कितना है? बाइक लोन दिया तो उसको ज़्यादा रिस्क लगे, होम लोन वाला को कम रिस्क लगे। या सपोज सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको लोन देते वक्त बैंकर को कम रिस्क लगे, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, उसको लोन देते वक्त उससे ज़्यादा रिस्क लगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, HDFC 1, 2, 3, 4% उस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट मांग सकता है। और बोल के जो फाइनल जवाब आए उसे हम कहेंगे लोन इंटरेस्ट रेट, जो भी आए, कार का, होम लोन का वगैरह। और ऐसा ये लोन इंटरेस्ट रेट हर 3 3 महीने पर रिकाउंट करना होता है। तो आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करता रहेगा, तो इट इज़ लाइकली दैट इन अ साइकिल ऑफ 3 3 मंथ्स इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। हाँ, तो ऐसा करते करते ये लोन को सस्ते करते होंगे और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाते होंगे। फिर प्रॉब्लम 2022 में ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसके बाद क्रूड ऑयल महंगा हुआ, फर्टिलाइज़र महंगा हुआ, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो महंगाई से लड़ना है तो आप क्या करेंगे? लोन महंगे कर दो ताकि पब्लिक शॉपिंग कम करें, तो डिमांड कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाए। अब उस चक्कर में ये 2022 मई जून धीरे धीरे आरबीआई रेपो रेट को महंगा कर रहा है। तो पहले जो रेपो रेट था 4%, उसको बढ़ा के 440, फिर 490 किया। सो दे आर डूइंग इट टू फाइट इन्फ्लेशन। अब इसका परिणाम क्या होगा? लोन महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये एक्सटर्नल बेंचमार्क वाली सिस्टम बताई। तो इधर रेपो अगर 4% था, बढ़ के 490 या 5% हो जाए, तो ऑब्वियसली नीचे कार लोन भी महंगे होना लाजमी है। तो इसमें क्या होगा? रिवर्स चीज़ हो सकती है। टू फाइट द इन्फ्लेशन वी आर मेकिंग द लोन्स एक्सपेंसिव, देन इट इज़ इनएविटेबल दैट देयर विल बी अ फॉल इन द जीडीपी ग्रोथ। महंगाई से लड़ने के लिए लोन महंगे किया तो आर्थिक वृद्धि दर गिर भी सकती। हाँ, तो अब लोन महंगे हो रहे हैं तो जीडीपी ग्रोथ गिर भी सकता है। अब क्योंकि पब्लिक शॉपिंग कम करेगी तो कार की सेल कम होगी, कार की सेल कम होगी तो अपने आप टाटा, मारुति वो नए कार नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो शोरूम में पड़ा है वो पुराना ही बेचते रहो जब तक स्टॉक खाली नहीं होता। सो ऑब्वियसली प्रोडक्शन विल डिक्लाइन। वेन एवर प्रोडक्शन डिक्लाइंस वी से जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू डिक्लाइन। तो अब ये जो करना है वो तो करना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई से भी लड़ना है। लेकिन अगर आप समझिए आरबीआई ऐसे कदम उठाए कि रेपो रेट को अचानक से बहुत महंगे कर देगा, तो क्या हो सकता है? उस हिसाब से मान लीजिए लोन इंटरेस्ट रेट 4% हो, बढ़ा के 2022 में 7% कर दे, फिर 2023 में 9% हो जाए। तो ऐसा अचानक से बहुत बहुत बढ़ा देंगे तो पब्लिक शॉपिंग भी बहुत 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 कम करेगी। तो हो सकता है अपना जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 4 to -2 में चला जाए। अब आपके -2 कैसे हो सकता है भाई? एनुअल ग्रोथ रेट देख रहे हैं ना, तो पिछले साल अगर 100 कार्स वेयर प्रोड्यूस एंड इस साल 98 कार्स आर प्रोड्यूस, तो आप कहेंगे 2% कमी आई। सो व्हेन वेरी रैपिड हाइक इन द लोन इंटरेस्ट, जब लोन बहुत महंगे कर दिए जाए तो हो सकता है ग्रोथ रेट एकदम नीचे गिर जाए। और वो जो लैंडिंग होगा वो कैसा कि स्पाइडरमैन कूदा तो था, लेकिन अब ऐसा गिरा कि उसकी टांग ही टूट गई, और टांग भी टूट के 2 हिस्से हो गए उसके। तो ये अगर होगा तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? हार्ड लैंडिंग हुई है, या इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन, मंदी की समस्या आ गई है। सो आरबीआई से नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या करना चाहिए? हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता लोन को महंगा करना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन से भी लड़ सके, लेकिन ये डिमांड भी अचानक से कम नहीं हो जाए। तो वो ऐसा कि सुपर हीरो लैंड कर रहा है लेकिन आराम से लैंड किया, इसका पैर नहीं टूट गया स्पाइडरमैन की तरह। तो मतलब आप ऐसा करिए कि रेपो लोन इंटरेस्ट रेट सपोज 4% हो, बढ़ा के 5% करो, बढ़ा के 6%, धीरे धीरे करो। और वो भी 3 साल में कि 450, 490, 530, 560, 590, देन 6%, ऐसा।
तो फिर पब्लिक धीरे धीरे शॉपिंग कम करेगी बेशक, लेकिन वो जो उस हिसाब से प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, वो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत कम नहीं हो जाएगा, तो 654 हो सकता है जीडीपी ग्रोथ रेट परसेंटेज में। तो ऐसा अगर किया जाए, व्हेन वी आर स्लोली मेकिंग द लोन्स एक्सपेंसिव सो एज टू प्रिवेंट रैपिड फॉल इन जीडीपी, उसे कहेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। हाँ, तो टू फाइट इन्फ्लेशन इंक्रीज लोन इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली, हौले हौले करो महंगे लोन, ताकि जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम अचानक से बहुत तेज़ी से नहीं गिर जाए और स्पाइडर मैन की दो टांग अलग नहीं हो जाए। तो ऐसा हम कहें तो उसे कहेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। हाँ, तो सॉफ्ट लैंडिंग ये हुआ, और ये हुआ हार्ड लैंडिंग। तो हम क्या चाहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, और गवर्नर ऐसा बोले कि वी आर गोइंग टू डू सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब वो ऐसा करने वाला है। अब मैंने आगे भी आपको बताया कि ये तो एक एग्जांपल है रेपो रेट, उसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में और भी बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो। तो वो सब कुछ में वो ऐसा अलग अलग कदम उठाएगा ताकि धीरे धीरे ऐसा लैंडिंग हो, लेकिन वो सारे चीज़ों में वो क्या करेगा, वो सब पढ़ के हम इधर वीडियो को ज़्यादा लंबा और जटिल नहीं करना है, 2 लाइन में आप मुद्दा समझ गए वो काफ़ी है। मित्रों, ये इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, बाकी जनरल स्टडीज़ के करंट अफेयर्स में वीकली वीडियोस बनाता हूँ, और उसमें वीकली सोमवार को एक टेस्ट होती है, मृणास मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट। तो पिछले वीक जो हुई होगी, पिछले वीक मतलब मेरे ख्याल से 18 जुलाई को, उसमें करीब 3,300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैंने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन टिक नहीं किया, फिर भी मुझे 19 परसेंटाइल मिले। इसका मतलब क्या, बहुत लोगों ने तुक्के मारे होंगे और नेगेटिव स्कोर गया होगा उनका। चलिए देख लेते हैं कहाँ लोगों ने सस्ती गलतियाँ की। ये क्वेश्चन था कि इसमें से किसने ओटीटी पर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड एक्टर के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन इशू की। ऑप्शन थे ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, फिर तीसरा चौथा और भी था, वीमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो लोगों के तुक्के, तो 3,000 लोगों से ज़्यादा ने परीक्षा दी और 47% एक्यूरेसी, मतलब क्या 47% ऑफ द 3,000 कैंडिडेट्स ओनली कुड गेट इट करेक्ट। तो बाकी सब ऐसे ही तुक्के मारने में बर्बाद हुए, और ऐसा ही प्रीलिम में भी होता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में पता नहीं है तो आप ऐसा रिस्क लेकर अपनी सक्सेस चांस को डिक्रीज कर देते हैं। फिर ये प्रश्न था, यूएनएससी 1267 कमिटी जो चर्चा में रहती है वो किसके साथ जुड़ी है। ये चीज़ ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद वगैरह को डिक्लेयर करना है, उसकी कमिटी है। और ये तो आपको पता होना चाहिए, इवन फॉर द मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें भी ये चीज़ सब बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म वगैरह में जान होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 48% लोग आउट ऑफ 3,000 सही कर पाए, बाकी सबके तुक्के गलत हो गए। फिर ये प्रश्न, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सी योजना चलाता है। भाई एक ही उसकी तो बड़ी फेमस योजना है आफ्टर कोरोना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये गरीब कल्याण रोजगार नहीं, कौशल विकास नहीं, वो सब इसका काम नहीं है। तो इधर भी 37% लोगों का गलत हुआ, तो ये क्यों ऐसी गलतियाँ हो रही सस्ती। एनीवेज, तो ये जो जुलाई 18 की क्विज़ हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की। टोटल 20 क्वेश्चन थे, 2 मार्क के एक एक प्रश्न, तो 40 मार्क का पेपर। उसमें जिन जिन के एटलीस्ट 20 या उससे ज़्यादा है सबको बधाई। बेन आलिशा, रितिका, गौरव, कार्तिक, हर्षित, अभिषेक, सुनील, गौतम, माही, ये सब नीचे से हम चले 36 to 27, मतलब सोचो 3,000 में से 36वां रैंक है उसके 20, बाकी सब उससे भी पीछे चले गए। खैर टॉप रैंक 1 जो आया भाई प्रवीण, दूसरे रैंक पे बेन रश्मि, सकीब, गौरव, अंकित, निशित, तृप्ति, अंकित, अमृता, आकांक्षा, रैंक 10 पे। फिर रैंक 11 पूजा, रैंक 12 अंकुर, रैंक 13 गौरेश, फिर सुनीता, इशिता, केतन, वेंकटेश, पाकी, प्रिंस, यादव, इन सबको बताइए। हर वीक होता है, आप भी पार्टिसिपेट करें फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और उसको आप इंजॉय करें। तो ये हमने देखा सॉफ्ट वर्सेस हार्ड लैंडिंग। इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ यील्ड इन्वर्जन, और उसके बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं रिवर्स करेंसी वॉर। तो एक एक करके मैं ये रिलीज़ कर रहा हूँ, इसको आप देखें।